नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित लोकसभा सीट, सबसे हॉट लोकसभा सीट रायबरेली में। इस समय पूरे देश की मीडिया का जमावड़ा रायबरेली में है। रायबरेली में तमाम नेता मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम आला नेता मौजूद हैं। इसी बीच हम रायबरेली के जिला मुख्यालय, कांग्रेस जिला मुख्यालय पर उपस्थित हैं। यहाँ पे जानेंगे कि राहुल गांधी जब से यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं, जिस तरीके से सोनिया गांधी के बाद कांग्रेस पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी को अपना प्रत्याशी रायबरेली से चुना है। आपको बता दें कि राहुल गांधी 2019 में अमेठी से चुनाव लड़ा था। इस बार उनको रायबरेली से प्रत्याशी बनाया गया है। रायबरेली से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी में क्या माहौल है, इंटरनली क्या चल रहा है, कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के कार्यालय पर कैसी तैयारियां चल रही हैं, इन सब का जायजा लेंगे, इन सब पे बातें करेंगे। तो आइए यहाँ के लोगों से बातें करते हैं, कांग्रेस के पदाधिकारियों से बातें करते हैं जो रायबरेली को मैनेज करते हैं, जो रायबरेली का जिला संगठन मैनेज करते हैं कांग्रेस के लिए। तो आइए बातें करते हैं उनसे। क्या नाम हुआ दादा? आशीष द्विवेदी। आशीष द्विवेदी जी, राहुल गांधी जी यहाँ से प्रत्याशी बना दिए गए हैं। बड़ा लंबा इंतजार रहा प्रत्याशी के लिए। कोई इंतजार नहीं था। जो जैसे कि कहा जाता है कि कांग्रेस और रायबरेली कांग्रेस खासतौर से उनका परिवार है, तो परिवार के सदस्यों को पता था कि कौन प्रत्याशी आ रहा है। आम जनमानस या विपक्षियों को नहीं पता था, तो यह उनकी नीति का हिस्सा था। इसके लिए कोई टिप्पणी नहीं। वो जब चाहे तब प्रत्याशी अंतिम समय में घोषित करें। उनका घर है, उनकी सीट है, चाहे अंतिम वक्त पर आके उसकी नामांकन करें या 1 महीने पहले करें, या उनका व्यक्तिगत विषय। तैयारियां कैसी चल रही हैं? राहुल गांधी जी के विशेषकर आने के बाद तैयारियां कैसी चल रही हैं? देखिए, रायबरेली अमेठी में चुनाव पूरे 5 साल चलता है। हाँ। हम पूरे 5 वर्ष काम करते रहते हैं। हमारे बूथ से लेकर के जिला की मेन कमेटी तक हर वक्त हर कार्य जो राजनीति की दिशा से होना चाहिए वो होता ही रहता है। और चुनाव पूर्व जब तक प्रत्याशी नहीं आया था, तब तक भी हम लोग यह तो मान के बैठे ही थे कि चाहे कोई भी आए, चुनाव तो लड़ना है और लड़ाना ही है। तो खाके हमारे तैयार थे, पूरे सभी मोर्चों पर हम दुरुस्त थे। उनके आने के बाद आदरणीय प्रियंका जी जैसे कि रायबरेली में है, उन्होंने उन सभी तैयारियों की एक समीक्षा ली, बैठक ली। तदुपरांत उनको अगर कहीं लगा कि यहाँ पर यह सुधार होना चाहिए, तो उन्होंने निर्देश दिए। उन सुधारों के उपरांत हम अपने काम में लगे हुए हैं। तैयारियां एकदम जितनी अच्छी हो सकती हैं वो कर ली गई हैं और चुनाव जारी है। दादा, क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार दीक्षित। राजकुमार दीक्षित जी, गढ़ रहा है रायबरेली लोकसभा सीट या अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस का, जब से अस्तित्व में ये सीटें आई हैं। इस बार ऐसा क्या माहौल होगा कि जैसे दादा कह रहे हैं कि चुनाव एक तरफा हो जाएगा? नहीं, माहौल अभी आप ही ने सवाल किया कि रायबरेली अमेठी गढ़ रहा है। ये 52 से है रायबरेली, जहाँ पर आप खड़े हैं। रायबरेली जो है ये 52 से कांग्रेस की सीट रही, चाहे फिरोज जी रहे हों, और चाहे इंदिरा जी रही हूँ, सोनिया जी रहे हों, या बीच में अरुण नेहरू जी भी रहे हैं, शीला कौल जी भी रही हैं। और ये उनके परिवार की ही सीट जो है 52 से चली आ रही। और रायबरेली का 5 पीढ़ियों का रिश्ता है उस परिवार से। आज उसी पीढ़ी के तहत राहुल जी हमारे बीच में हैं, और हमको पूरी यकीन है कि वो जब जैसे अभी इन्होंने कहा कि एक तरफा चुनाव है, एक तरफा ही चुनाव है। सामने खड़े लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी राहुल जी के आने से। रायबरेली हो या अमेठी हो, विकास के लिए उदाहरण दिया जाता है, लेकिन एक तरफ विपक्ष भी है जो लगातार रायबरेली या अमेठी के विकास को जर्जर बताता है और उस पर सवाल खड़े करता है। देखिए, उनका काम तो है कि जर्जर बताना, हमको कंडम करना, लेकिन स्थिति यह है कि इसी रायबरेली में 5 नेशनल हाईवे जो एक जिले में होना बहुत बड़ी बात है। ये सोनिया जी की कृपा है, कांग्रेस की कृपा है। और उसके बाद इंदिरा जी के समय में शारदा कैनाल, जिससे जो है पूरे रायबरेली को जोड़ा गया, सिंचाई के लिए उन्होंने किया। और जो भी रायबरेली में उपक्रम लगा है, चाहे रेल कोच हो, एम्स हो, FDDI हो, ITI हो, जो भी निफ्ट हो, जो भी लगा है वो सिर्फ कांग्रेस की देन है। ITI की आपने चर्चा की, ITI के बारे में
कुछ लोग कहते हैं कि साहब कांग्रेस ने आईटीआई को जर्जर कर दिया था, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी बीते 10 सालों में फिर से उसका जीर्णोद्धार किया और आईटीआई को फिर से प्लेटफॉर्म पे ले आया। देखिए, हम तो ये कहेंगे कि आईटीआई में कोई भी काम ही नहीं होता। कुल 88 लोग जो उसमें कार्यरत हैं जो आईटीआई के थे, कुल आज की तारीख में 88 लोग उसमें बचे हैं। बाकी एधाक पर काम लेके जो प्राइवेट का टाइप की कंपनियां हैं वो उसमें काम कराती है, आईटीआई का कोई उसमें नहीं। और ये बंद करने का पूरा इन्हीं का जो है रोल था। और कांग्रेस के ऊपर जो लोग आरोप लगाते हैं, देखिए एम्स बना, सोनिया जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि रायबरेली को स्वास्थ्य से जोड़ा जाए, और इन्होंने क्या किया, जो लोग आरोप लगाते हैं 300 बेड उठा करके गोरखपुर में शिफ्ट कर दिया रायबरेली की, तो वो क्या बोलेंगे? वो तो रायबरेली के विकास ही नहीं चाहते। और हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में हमारी सरकार 30-32 साल से नहीं है। एक हमको ऐसी फैक्ट्री बता दीजिए जो 32 साल के अंतराल में लगी हो। एक कोई बिजली का उपक्रम बता दीजिए। लोड बढ़ा, जनता बढ़ रही है, तमाम चीजें बढ़ रही, कनेक्शन बढ़ रहा। आप कह रहे हैं 32 साल में कुछ नहीं लगा, उधर प्रदेश सरकार लगातार इन्वेस्टर सबमिट करती है, कहती है लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हम तो आपके टीवी इसके माध्यम से बोल रहे हैं, आप एक बताइए कि लगा हो। कोई भी बड़ा जो है पावर हाउस लगा हो, लोगों को जरूरत बढ़ रही, लोग कनेक्शन ले रहे, जो लोड की समस्या है इसकी जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार है। क्योंकि जब आप लोड बढ़ रहा है, इंतजाम कर नहीं रहे, तो इसी पर तो लोड जाएगा। जो बिजली कटौती ये सब हो रही, इसकी जिम्मेदारी पूरी प्रदेश सरकार की। कहते हैं कि 18 घंटे गाँव को बिजली देते हैं, 24 घंटे टाउन एरिया को। देखिए, कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस ने जब भी जो कहा, कांग्रेस की पिछले सरकार थी यूपीए 2 में, जो किसानों का कर्जा माफ किया गया, उन्होंने कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किया। अभी जो है उन्होंने मध्य प्रदेश और वहाँ कहा, जो भी कहा उसको पूरा किया। और इन लोगों की, इन्होंने तो कहा था ना कि 2 करोड़ नौकरियां देंगी, मिली 10 साल हो गए, हर साल देने की बात किया था। 1 करोड़ भी नहीं मिली, और जो लोग हैं उनमें छटनी हो रही। महाशक्ति बना रहे हैं देश को, आप कह रहे हैं नौकरियां नहीं दे रहे हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। अब महाशक्ति वो मोदी जी और योगी जी बना रहे होंगे, जनता तो अपने आप जो है, आप देख रहे हैं घूम करके कौन महाशक्ति बन रहा है। क्या नाम हो जाता है? मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अनवर जी, क्या माहौल रहेगा इस बार? माहौल तो बिल्कुल क्लियर है, कांग्रेस हमारी आ रही है, बस। 400 पार का नारा है। अरे 400 पार 150 अगर पहुंच जाएंगे तो बड़ी बात है। बड़ी बात आपने कही। बड़ी बात हम आप सब को कह रहे हैं कि 150 इनको क्रॉस करना मुश्किल है। और क्या, 150 नहीं पहुंच पाए। 150 नहीं पहुंच पाएंगे। 80 में 80 जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कहते हैं वो। 80 में 80 योगी जी कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं। कौन कह रहा है? इस सूबे के मुख्यमंत्री। सूबे के मुख्यमंत्री अगर ये बात कह रहे हैं तो कहने दो इनको, कहने दो। मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों के आधार पर इस बार यहाँ पे? हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। मुद्दे महंगाई है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य शिक्षा है, पेट्रोल है, डीजल है, मुद्दे बहुत हैं। आपने एक बात की बेरोजगारी की। हाँ, बेरोजगारी बहुत है, बेपनाह है। कहते हैं कि कांग्रेस के समय में सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी, हमने तमाम व्यवस्थाएं करके। कांग्रेस के समय में 2% थी सिर्फ बेरोजगारी। 2% कुछ भी नहीं होता है, और जो 45 और 46% ये इन्होंने कर दिया है। कहते हैं कि कांग्रेस के समय में 2% बेरोजगारी थी, वो सिर्फ इसलिए थी कि कांग्रेस ने मनरेगा जैसी व्यवस्थाएं ला करके देश के युवाओं को गड्ढा खोदने के लिए भेज दिया। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को सदन में कहा था, और ये भी कहा था कि गाजे बाजे के साथ इस व्यवस्था को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और देश को बताते रहेंगे कि कांग्रेस ने 60 सालों में क्या किया। आज आप बता दीजिए, कांग्रेस ने 60 सालों में क्या किया?
कांग्रेस ने 60 सालों में सिर्फ यही नहीं किया जो ये आज कर रहे हैं। जो ये आज कर रहे हैं वही 60 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया। स्वच्छ राजनीति को उन्होंने बदले की राजनीति के तरह से चलाने का प्रयास नहीं किया कांग्रेस ने, यही इन्होंने किया। 60 सालों में जो कांग्रेस ने किया उसी को बेचकर ये 10 सालों से सरकार चला रहे हैं, ठीक है ना। जो 60 सालों में कांग्रेस ने किया, अपने मित्रों, गुजराती मित्रों को वही चीजें, वही उपक्रम ठेके पर और संविदा पर देने का काम कर रहे हैं। तो अगर कांग्रेस ने 60 साल में कुछ किया नहीं होता तो ये 10 साल सरकार चलाने लायक नहीं होते, है ना। और इस 10 साल में सब कुछ बेचने पे आमादा होने के बावजूद अभी भी कांग्रेस के द्वारा इतने संयंत्र बचे हुए हैं। लोग मजाक मजाक में कहते हैं कि भाजपाइयों को बताना मत, नहीं, ये वो भी बेच देंगे, ये स्थिति है। तो इतना कुछ किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने शिक्षा पर काम किया, श्वेत क्रांति पे काम किया, हरित क्रांति पे काम किया, उद्योग धंधों पे काम किया। क्या नहीं किया? सुई नहीं बनती थी जब देश आजाद था। जब देश आजादी के बाद जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी तो देश की स्थिति ये थी कि हम अनाज पर अपने ऊपर आत्मनिर्भर नहीं थे, ना। बाढ़ और इस प्रकार के तमाम दैवीय प्रकोप देश की जनता को झेलने पड़ते थे। चेचक, खसरा, ऐसी बीमारियां फैलती थी। वो टीके के उनके लगाए गए, लोगों को उन बीमारियों से सुरक्षित किया गया। पोलियो जैसी बीमारियां नहीं, चेचक भी आती है, खसरा भी आता है, पोलियो भी आता है। तब इन बीमारियों को आज की जनरेशन जो 25 साल 30 साल की, वो जानती ही नहीं है कि ऐसी कोई महामारी भी थी। और एक टीका इन्होंने बनवाया है कोविड में, जिसको लगवाने के 2 साल बाद पूरी देश की जनता परेशान है कि कहीं उसका असर हमारे ऊपर तो नहीं दिखाई देगा। मुफ्त लगवाया है 100 करोड़ लोगों को टीका। 80 करोड़ लोगों ने वो टीके लगवाए हैं, 80 करोड़। और बहुत लोग भाग्यशाली पा रहे हैं अपने आप को कि जिन्होंने उसका बूस्टर डोज नहीं लगवाया, क्योंकि रिपोर्ट ये आ रही है कि जिन्होंने बूस्टर डोज लगवाया है सबसे ज्यादा उसका दुष्प्रभाव उस टीके का उन्हीं के ऊपर जा रहा है। मैं भी उस भाग्यशाली में हूँ, है ना। और भी नहीं लगवाया है। और अगर ये पता होता कि इसका ये परिणाम है तो 2 टीके भी नहीं लगवाता है। वो 2 टीके भी नहीं लगवाता। उन 2 टीकों का डर है कि नहीं है? हमें नहीं डर है। हमें इसलिए नहीं डर है कि हमें पता है हमारे शरीर की स्थिति क्या है, ठीक ना। इसका असर बुजुर्गों पे ज्यादा है, बहुत ज्यादा नौजवानों पे ज्यादा है, क्योंकि उनके रहन सहन, खान पान बदले हुए हैं। और पहले जैसे शुद्ध, और आज वो फास्ट फूड पे डिपेंड है, उनको ज्यादा इन सब चीजों से दिक्कत है। जो रिपोर्ट को आप पढ़िए अगर ढंग से, तो जो उससे पता चलता है। तो हम लोग तो उस मध्यम वर्गीय स्थिति से हैं जहां पर देसी खाना, शुद्ध खाना, घर का बना हुआ खाना, बाहर के ठेलों के चीजों से दूरी बनाए रखना, ये हम लोगों के स्वभाव में है, आदत में है। आपने कहा कि 60 सालों में कांग्रेस ने जो किया उसको बेच करके भारतीय जनता पार्टी 10 साल सरकार चला रही है। वो कहते हैं कि कश्मीर का मामला हो, अरुणाचल का मामला हो, डोकलाम का मामला हो, सारी चीजों के लिए नेहरू जिम्मेदार। नेहरू तो इनकी सरकार सत्यामाई है, इसके लिए भी जिम्मेदार है। क्या करोगे? नेहरू जी ने अगर बताया ना कि अगर बदले की राजनीति होती तो ये सत्ता में नहीं होते। उसके लिए तो मैं इनको भी, उसके लिए भी जिम्मेदार मान रहा हूँ। हमने स्वच्छ राजनीति की, तभी तो ये जो 1930 में जिस पार्टी का जन्म हुआ और जो ये आजादी के बाद 70 साल तक, 60 साल तक 2 या 3 और 4 सीटों पर सिमट जाया करते थे पूरे देश में, अगर नेहरू जी की बदले की नीति होती या स्वयं को सदैव स्थापित रखने की नीति होती तो विपक्ष कहीं देश में दिखाई ही नहीं देता। 10 साल में आपने विपक्ष की ये दशा कर दी है, तो 70 साल वाला अगर करता तो कहां होते? आपकी पौध ही नहीं होती, आपके होने की तो बात ही खत्म हो गई। तो उसका आप किसी भी चीज के लिए वो कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं है भाई, सीबीआई और ईडी अपना काम कर रही है, भ्रष्टाचारियों पे नकेल कस रही है। जी जी, निश्चित तौर पे सीबीआई और ईडी और ईसी यही काम कर रहे हैं, लेकिन काम यही करवा रहे हैं क्योंकि अभी आपने देखा ना इलेक्शन कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि विपक्ष का एक आदमी, सुप्रीम कोर्ट का एक आदमी और सत्ता का एक आदमी बैठ के चयनित करे कि इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। तो उसमें इन्होंने नियमावली में बदलाव करने का प्रयास क्यों किया? सफल भी हुए। क्यों सुप्रीम कोर्ट को बाहर कर दिया उस व्यवस्था से? इसलिए कि विपक्ष का तो एक ही आदमी, 2 हमारे आदमी, मेजॉरिटी में हम रहेंगे, जिसको चाहेंगे बैठाएंगे। तो जब हमारा ही आदमी बैठा है तो काम हम करें या हमारा आदमी करे? बातें की काम तो हमारा ही हो रहा है ना। खाली चेहरा बदल देने से कि नहीं मोदी जी इस काम को नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हो, आपकी जगह कोई और हमसे सवाल कर लेगा, सवाल आप ही का रहेगा, तो फर्क क्या पड़ेगा? नाम बदल दे, पर क्या पड़ेगा? प्रधानमंत्री मोदी इस समय मन से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब उन बातों को आप सुनते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज तक 14 के पहले अगर गलती से कभी सुन लिया हो तो सुन लिया हो, 14 के बाद आज तक सुना ही नहीं। ऐसा क्यों?
समाचार ही नहीं देखा। अगर यूट्यूबर्स ना हो तो मुझे समाचार भी नहीं देखना। ऐसा इसलिए कि मोदी और गोदी मीडिया दोनों में कोई फर्क नहीं, एक दूसरे के पूरक चेहरे हैं। क्या देखना, जिसमें झूठी परोसा जाना है उसको क्या देखना और सुनना। इन चैनल वालों को तो अपने चैनल बंद कर देने चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कुछ अंधभक्त न हो तो इनकी टीआरपी ऐसे ही खत्म है। कुछ अंधभक्त अगर माहौल बनाया जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई तो राम मंदिर में ताला होगा। ये माहौल नहीं बनाया जा रहा है। भारतीय जनता ये बताया जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई तो हिंदू खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन जनता ने क्या समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। तो माहौल तो बन चुका है, ये चाहे जितना बनाए, अब बनने उनने वाला नहीं। जनता ने मूड बना लिया, उसको संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, इस देश की चुनावी व्यवस्थाओं को बचाना है। माहौल तो ये बना हुआ है कि अगर ये 24 में भी सत्ता में आए तो दोबारा देश चुनाव नहीं देखेगा। माहौल तो ये बना हुआ है। जनता ने अपना काम कर लिया है। अब ये चाहे जो राग अलाप में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा चलिए, आखिरी क्वेश्चन आपसे हम लेते हैं। बात होती है वोट की, तो उधर भी लोग हैं जो अपनी चीजों को गिनवाते हैं कि हमको वो आप वोट करेंगे तो ये होगा, हमको आप वोट करेंगे तो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगी, हमको आप वोट करेंगे तो विश्व में भारत का डंका बज रहा है और बजेगा, हमको आप वोट करेंगे तो भारत महाशक्ति बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। आप क्या क्लेम करते हैं? अगर किसी व्यक्ति को वोट देने से भारत विश्व गुरु बनता हो, आप सवाल कर रहे हो ना हमसे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर बनता हो तो उसकी प्रामाणिकता हमको उस भविष्य की दिखा दीजिए, हम वोट कर देंगे। एक चीज। दूसरी बात यह है कि जिन बातों की आप ट्रिलियन मिलियन की बात कर रहे हैं, जो ये कहते हैं, इनके जो साथी कहते हैं उनसे ये खाली ये पूछेगा कि इसमें जीरो कितने होते हैं। सुन के आ गए ट्रिलियन नाम की कोई व्यवस्था है, बतिया रहे हैं। सुन के आ गए मिलियन नाम की कोई व्यवस्था है, बतिया रहे हैं। उसकी जानकारी नहीं है। जैसे अभी आपने भाई से सवाल किया ITI फैक्ट्री का, है ना, इन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार द्वारा बंद करने का प्रयास किया गया। मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब अटल जी की सरकार थी तब के दूरसंचार मंत्री ने 2003 में रायबरेली की टेलीफोन इंडस्ट्रीज को बंद करने का आदेश जारी कर दिया था। 2003 में। और यहाँ का कर्मचारी तब यूपीए अध्यक्ष, कांग्रेस की अध्यक्ष थी तब, सोनिया जी से मिला जाकर, यहाँ के सांसद तब कैप्टन साहब हुआ करते थे, उनके माध्यम से और उनके प्रयासों से यह फैक्ट्री का ताला लगना फिलहाल लंबित किया गया। और सौभाग्य से 4 में यूपीए की सरकार आ गई जो ताला कभी लग नहीं पाया। इसी ITI को जो लोग वहां रहते हैं, मैं मुंह पे बोलता हूं, रायबरेली के ही साथी हैं, वे बेहतर जानते हैं। वहां के कर्मचारी भले ही अब उसमें कम हो गए, 80-85 बचे हैं, लेकिन अगल बगल ITI कर्मचारियों के परिवार रहते हैं। उसी ITI को 10 साल यूपीए सरकार ने पोषित और पल्लवित किया बिना काम के। भले ही 3 महीने में 4 महीने में तनख्वाहें पहुंचती थी, लेकिन पूरा पैसा उनको प्राप्त होता था। यह यूपीए सरकार की देन थी। रेलवे कोच के बारे में बात करते हैं। कैन साहब, वो व्हाट्सएप पे बड़े मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं, कैन साहब रेलवे कोच में बनने के जो सामान आते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, पहले इटली से आयात किए जाते थे। मेक इन इंडिया के तहत जब से प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम चलाया है, अब सारे सामान जो है, सारे पार्ट्स जो हैं रेलवे कोच के, रेलवे बोगियों के बनने के, भारत से बन रहे हैं। ये जो मूर्ख ये बातें करता है ना, उससे पूछो इटली में रेल फैक्ट्री है क्या? रेलवे से कहाँ, रेल इटली से कहाँ सप्लाई हो जाएगी? एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कारखाना है ये, जिसके समस्त उपकरणों का निर्माण यहीं होता है। ये रेल कोच कारखाना है और उसके बाद यहाँ पे रेल पहिया कारखाना है। तो अगर हमको खाली असेंबलिंग करनी होती तो रायबरेली खोलते क्यों? पहले सामान लाए बाहर से, फिर यहीं निर्मित होता है सामान, यहीं बनता है। 10 बार रेल कोच घूम के आया हूँ, आप भी भाई साहब घूम आइए। जो आपसे इस तरह की बातें करे उससे यही सवाल करिए कि मैं देख के आया हूँ, यहाँ एक एक उपकरण बनता है, उसके बाद कोच और पहिया असेंबल किया जाता है, यहीं बनाया जाता है। क्या माहौल है? अरे माहौल, इसमें माहौल अच्छा ही अच्छा है। माहौल क्या पूछना है इसमें? अच्छा है। और विपक्ष भी तो है। विपक्ष शून्य है। विपक्ष क्या है? यहाँ विपक्ष नहीं रह गया अब तो नहीं विपक्ष। हाँ। अच्छा, जिस तरीके से आपकी सांसद कभी सोनिया गांधी जी तो अभी तक हैं मान लीजिए, और उन्होंने एक बड़ा भावुक पत्र भेजा रायबरेली की जनता के नाम, जब आपने उस पत्र को देखा तो क्या महसूस किया रायबरेली के निवासी होने के नाते? अरे रायबरेली के हर व्यक्ति उनसे अंतरात्मा से लगा है, कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है।
और रायबरेली को परिवार मानते ही, परिवार है रायबरेली उनका। हाँ, रायबरेली के लोग क्या मानते हैं? रायबरेली के लोग उनको परिवार का सदस्य मानते हैं, मुखिया है रायबरेली की। हाँ, कहते हैं कि 5 साल वो आई नहीं, जब से नहीं आए तो क्या हुआ यार। एक बाप जो है नौकरी करने बाहर जाता है, नौकरी करता है, तनख्वाह की व्यवस्था करता है, पैसा कमाता है, बच्चों की खाने पीने की व्यवस्था करता है, तो घर में बैठा रहेगा तो कैसे काम चलेगा? दिल्ली रहेंगे तभी तो रायबरेली काम होगा, यहाँ बैठ के थोड़ी होगा। यहाँ तो केवल चरही बन पाई है, वहाँ यहाँ बैठे ना चरही बन पाए, वहाँ बैठे तब रेल कोच बन पाई। ठीक है, और कुछ पूछो। क्या नाम है भैया? राजेश चौरसिया। राजेश जी, जिस तरीके से भैया ने कहा कि आई नहीं तो दिल्ली रहेंगी तभी काम हो पाएगा, विपक्ष कहता है, तमाम लोग ये कहते हैं कि इस सीट को इतनी वीवीआईपी घोषित कर दिया है, हमेशा नेशनल नेता यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, उसका खामियाजा रायबरेली की आम जनता को भुगतना पड़ता है कि उनके नेता उनसे मिलते ही नहीं। ये खैर बात गलत है, इसलिए कि उनका सिस्टम बराबर यहाँ काम करता था। और रही बात, हम लोग भी समझते हैं कि उनकी आयु और तबीयत का मतलब खराब होना, उन सब चीज़ों को हम लोग समझते हैं, लेकिन हमारा जो भावनात्मक रिश्ता है, उनसे जो लगाव है, वो इस तरह की बातों से घटेगा नहीं। उन्होंने अपना वादा पूरा किया, अपने बेटे को यहाँ की मतलब सीट से लड़ाया, और क्या चाहिए? परंपरा निभा रही है, रिश्ता निभा रही है, रिश्ता जो बना था उसको निभाया जा रहा है। बिल्कुल रिश्ता निभाया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज क्या हो रहा है, जो आप जिनके पक्ष की बात कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? हम उनके पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, उनके सवाल को बस सवाल कर रहे हैं। आप राम मंदिर की बात कर रहे थे अभी, अब आप बताइए, अयोध्या में राम का मजाक ही तो उड़ाया जा रहा है। आपने राम मंदिर, वो कह दे कि नहीं हमने राम को लेके आए, हमने मजाक उड़ाते हुए देखा बीजेपी को। एक बार योगी आदित्यनाथ मठाधीश गोरखपुर पीठ के, बाबा गोरखनाथ के मठ, बाबा गोरखनाथ पीठ के मठाधीश, सोचो वो सन्यासी है। हाँ, वो उन्होंने एक बार ऐलान करके वो किया था कि त्रेता के राम आ रहे हैं, पुष्पक विमान से आएंगे, नौटंकी वालों को उन्होंने वो किया। ये दूसरे राम को लेके चले आए, उंगली पकड़ा के कि चलिए हम आपको राम दिखा रहे हैं, राम आ गए हैं। हाँ, और अधूरे मंदिर में उन्होंने वो कर दिया और बता दिया कि ये बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए हिंदुओं के ही राम है, जय श्री राम बोलो। एक वो राम है जो घट घट में है, सबके दिल में है, हृदय में है, भगवान जो सबके है, हिंदू मुसलमान उनका कोई वो नहीं है। आपके राम कैसे हैं? आपके राम कैसे? हमारे राम वही है, भगवान जो सबके है, जिनको सब मान लेते हैं। मुसलमान भी राम राम करता है, हिंदू भी राम राम करता है। राम का तात्पर्य क्या है? तो इन लोगों के तो 50 ड्रामे हैं, देख लीजिए। बता रहे हैं आज एक नई स्कीम लगा दी कि वो ये है, वो हिंदुओं की संख्या घट रही है, मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। अब बताओ, इनके जैसे लोग हुए हैं जो बीवी छोड़ के भाग गए हैं, तो कहाँ बढ़ गई है संख्या? इनकी आरएसएस में तो सिखावा जाता कि आप लोग कुंवारे रहो। बहुत कुछ है। देखिए, सीधे सीधे जनता के बीच में जो हो रहा है उसको आप वो कीजिए। जनता कितनी खुशहाल है, व्यापार का क्या हाल है, लोगों की मतलब जेब से कितना निकल रहा है महंगाई के नाम पर। जहाँ 1 रुपए का खर्चा होता था वहाँ 3 रुपए खर्चा हो रहा है। इन सब बातों को सामने लेके आइए। कहते हैं कि 2000 रुपए हम सीधे बैंक में भेज देते हैं, कहते हैं 2000 रुपए सीधे किसान के बैंक में भेज देते हैं। कौन किसान के बैंक? किसान सम्मान निधि के तहत साल में कितने बार देते? 3 6,000 रुपया में किसान का घर चल दिए। उनको लगता है चल जाएगा, उनको लगता है चल जाएगा। कैसे? उनको लगता है 50 किलो। आपसे पूछ रहे हैं ना, आप पत्रकार हो, आप जगह जगह जा तो हर चीज का समझा, तो 6,000 रुपये में घर चल दिए। अवधि में आदमी का घर अगर जो मान लो केवल पति पत्नी हो, बच्चे ना हो, 2 आदमी का घर 6,000 रुपये में साल भर खा ले? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले बिल्कुल नहीं। तो आप खुद सोचो। इधर 2,000 रुपया उन किसानों के वो बेच रहे हैं, और खर्चा कितना करवा रहे हैं? 2,000 रुपया भेजिन, गैस ले लो,
और भी सामान ले लो, जितनी भी सामान है वो 2000 के 5000 निकाले ले रहे हैं। कहाँ हुई है? 2000 के अलावा मतलब उससे 5000 रुपया महीना और महंगाई के नाम पर ले रहे हैं, तो कैसे चली है वो? केवल कहने से सब कुछ नहीं होता, यथार्थ धरती पे क्या सत्य है वो चीज देख। कांग्रेस आएगी माहौल बदलेगा? कांग्रेस आएगी माहौल बदलेगा? कांग्रेस आएगी तो देश चलेगा, देश आगे बढ़ेगा। इनकी जो वो है वो खत्म होगी। वो क्या है जो खत्म होगी? वो क्या है जो खत्म होगी? अरे ये महंगाई और इन सब चीजों का जो ये गुंडागर्दी मचा रखे हैं, देश को विकास नहीं विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। हमारी सेना को ये खोखला कर रहे हैं अग्निवीर देकर, और भी बहुत कुछ है। इन सब चीजों में बदलाव होगा और देश सही दिशा में फिर से आगे बढ़ना शुरू होगा। चलिए जैसे आपने देखा कि कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों से हमने बातें की और उन्होंने अपने विचार रखे, उन्होंने हमें बताने की कोशिश किया कि कांग्रेस रायबरेली में क्यों मजबूत है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुलभ भारत में। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक शुक्ला के साथ मैं उत्कर्ष सिंह।